किसी स्टेट के नेम को चेंज करने के लिए वहाँ की स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से परमिशन लेना कंपलसरी है? क्या अगर इस तरीके से नाम चेंज किया जाता है तो वो आर्टिकल 368 का पार्ट होगा, यानी कि हमें एक अमेंडमेंट बिल लाना पड़ेगा उसके लिए? क्या इसके साथ साथ हम फर्स्ट शेड्यूल में कुछ चेंजेस करेंगे? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सेंटर फॉर एम्बिशन। माय नेम इज निधि। आज हम एक एक कर इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि अभी जो हमारे पास एक सबसे बड़ी न्यूज़ है वो ये है कि राज्यसभा ने केरल का जो नाम है वो केरलम करने की रजामंदी दे दी है। कहने का मतलब है कि जो बिल लाया गया था राज्यसभा में उसको राज्यसभा ने पास कर दिया है। अब ये जो टॉपिक है ये हमारे यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। करंट अफेयर सीरीज़ में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हम सिर्फ यहाँ पे ये नहीं देखेंगे कि केरल का नाम केरलम हो गया। हम यहाँ पे ये बात करने वाले हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली क्या चेंज आने वाला है, क्या ऐसा प्रोविजंस, क्या ऐसा प्रोसीजर है जिससे नाम चेंज किया जाता है। इसके अलावा आर्टिकल 3 जो कि यहाँ पे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, हम उसके बारे में बात करेंगे और फर्स्ट शेड्यूल के बारे में भी बात करेंगे। इस तरीके से एक तो इसका बैकग्राउंड भी देखेंगे कि पूरा ये जो केस है किस तरीके से ये डेवलप हुआ और किस तरीके से इसमें स्टेट लेजिस्लेचर का रोल है। तो चलिए आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये बिल है क्या। ओके, ये बिल है क्या, ये चर्चा में क्यों है, दैट मीन्स व्हाई इज इट इन न्यूज़। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कि बिल का नाम क्या है। आपको सबसे पहले याद रखना है बिल का नाम। ओके, द केरला ऑल्ट्रेशन ऑफ नेम बिल 2026। द केरला ऑल्ट्रेशन ऑफ नेम बिल 2026 बिल है, एक्ट नहीं बना है। बिल से एक्ट बनने में क्या फर्क होता है? जब हम पढ़ते हैं कि पार्लियामेंट के 3 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, इंटीग्रल पार्ट होते हैं, जिसमें राज्यसभा आता है, लोकसभा एंड प्रेसिडेंट। जब कोई बिल लोकसभा से पास हो जाता है, राज्यसभा से पास हो जाता है और लास्ट में पहुंचता है प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए, जब प्रेसिडेंट उस बिल पे अपना एसेंट दे देते हैं यानी कि रजामंदी दे देते हैं, तब ये जो बिल है वो एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। सिंपल सी लाइन में इतना मतलब समझिए कि हमारे पास अभी एट प्रेजेंट 150 प्लस बिल आ चुके हैं, बट अमेंडमेंट्स की बात की जाए तो 106 अमेंडमेंट लेटेस्ट है। ओके, अब ये सब तो चीज़ें हो गई, बेसिक वाली चीज़ें। अब न्यूज़ की तरफ चलते हैं कि न्यूज़ है क्या। न्यूज़ ये है कि जो बिल है सीक्स टू ऑफिशियली रीनेम द स्टेट फ्रॉम केरला टू केरलम। अगर आप देखेंगे कि मलयालम में, केरला की जो लैंग्वेज है मलयालम, उसमें जो केरल है उसको लिखा भी केरलम जाता है। ओके, तो ये कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ नया हुआ है, कुछ अलग से हुआ है। अगर आप देखेंगे कि जैसे पहले आप उत्तरांचल पढ़ते थे, उत्तरांचल, जिसे अभी आप क्या कहते हैं, उत्तराखंड, तो ये भी नेम चेंज हुआ था। तो ऐसा तो नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ है, पहली बार तो ऐसा हुआ नहीं। इसके अलावा अगर आप देखें तो ओडिशा करके पहले नाम हुआ करता था, जिसको अब हमने ऑफिशियली ओडिशा कर दिया है। तो दिस इज नॉट द फर्स्ट केस जहां पे स्टेट का नेम रीनेम किया जा रहा है। तो दिस ऐसा पहला केस नहीं है, इससे पहले भी हम कर चुके हैं। बट होता क्या है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉर्ड्स और जो गवर्नमेंट कम्युनिकेशंस है उसमें अब ये नाम जो है क्या हो जाएगा, केरलम हो जाएगा। तो इसके लिए अभी ये हालांकि बिल है और अभी ये प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए जाएगा, तब जगह फाइनल होगा। तो अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूं, थोड़ा सा इसके बारे में बात करूं, तो सबसे पहले अगर आपको पता हो तो 2024 में केरला की जो असेंबली है, केरला की जो असेंबली है, उन्होंने ये बिल पास किया था। उन्होंने प्रपोजल पास किया था कि हमारे जो स्टेट का नाम है वो केरला से केरलम कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि अगर आप बैकग्राउंड में जाते हैं, देखते हैं कि जब केरला बना था, केरला का जब फॉर्मेशन हो रहा था, वो भी लिंग्विस्टिक के बैरियर पे हुआ था। लाइक लिंग्विस्टिक मतलब बोले तो लैंग्वेज यानी भाषा के आधार पे हुआ था, भाषाई आधार पे हुआ था। तो इसीलिए ये जो बिल है सबसे पहले कहाँ से आया? सबसे पहले आया 2024 में केरला की असेंबली से। ठीक है, उसके बाद अभी 11 अगस्त को लोकसभा ने इसको पास कर दिया और 12 अगस्त को
राज्यसभा ने इसको पास कर दिया। तो असेंबली मैंडेट फुलफिल द अनएनमस रिजोल्यूशन पास्ड बाय द केरला लेजिस्लेटिव असेंबली डिमांडिंग ऑल्ट्रेशन अंडर आर्टिकल 3। तो कहने का मतलब है कि इसमें आर्टिकल 3 की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 2024 में केरला की असेंबली ने इसको पास कर दिया, उसके बाद 11 अगस्त को इसको लोकसभा ने पास किया 2026 में, और राज्यसभा ने 12 अगस्त को इसको पास कर दिया। तो अब हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानने की कोशिश करते हैं कि अगर हम हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो ये बना कैसे, केरला कैसे बना, ये जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि हम जो अभी नाम बात कर रहे हैं केरलम, ये केरलम आया कहाँ से। ठीक है, ये जो नाम है केरलम, मलयालम में केरलम है, वो आया कहाँ से। तो सबसे पहले अगर आप जाओगे तो अशोकन रॉक एडिक्ट्स मिलते हैं, अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा हो तो अशोका का 12th रॉक एडिक्ट है। ठीक है, उसमें साफ साफ दिया हुआ है, ये 257 BC का है, इसमें अशोका को जो है ये केरल पुत्र कहा है, केरल पुत्र, दैट मीन्स सन ऑफ केरला, यानी कि केरल का बेटा, इस तरीके से मेंशन किया हुआ है। और ये ड्यूरिंग द चेरा रीजन, आपको पता होगा कि यहाँ पे इस एरिया में 3 साम्राज्य सबसे बड़े थे, चोल, चेर एंड पांड्या। तो इन तीनों का रूल यहाँ पे रहा। उसके बाद इनके रेफरेंस के अलावा और क्या मिला, 1920 में यहाँ पे एक ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, ठीक है, ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल में होता क्या है कि यहाँ पे 1920s में एक केरला मूवमेंट स्टार्ट हुआ जिसका नाम था ऐक्य केरला मूवमेंट। आप याद रखिएगा क्योंकि पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक आपके लिए फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। ठीक है, आपको फैक्चुअल क्वेश्चन याद रखना है, क्या है, ऐक्य केरला मूवमेंट, ये स्टार्ट होता है और इसने कहा कि जो हमारे मलयाली रीजन्स हैं जहाँ पे मलयालम भाषा बोली जाती है उनको क्या करो, उनको यूनिफिकेशन कर दो, यूनिफिकेशन बोले तो उनको एक कर दो। ठीक है, और वो रीजन कौन से थे आपको याद रखना है, मालाबार, दूसरा हो गया कोचिन, मालाबार, कोचिन एंड त्रवणकोर। ठीक है, तो ये जो 3 रीजन थे ना उस समय, बेसिकली ये रियासतें थी, ये जो तीनों रियासतें थी, यहाँ पे सबसे जो लोग लैंग्वेज बोलते थे वो थी मलयालम भाषा थी। तो उस मलयालम भाषा को जो है एक जैसा करना था, इनको यूनिफिकेशन करना था, इसके लिए ऐक्य केरला मूवमेंट 1920 में स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आगे होता क्या है कि जब हम आज़ाद हो जाते हैं, जब हम 1947 को हमें आज़ादी मिल जाती है, उसके बाद 1949 यानी 1 जुलाई 1949 को त्रवणकोर कोचिन, इंटीग्रेशन ऑफ त्रवणकोर एंड कोचिन प्रिंसली स्टेट्स इनटू अ सिंगल एंटिटी। ठीक है, जैसे मैंने बताया पहले ये रियासत थे, तो इन प्रिंसली स्टेट को क्या है, यूनिफाई कर दिया गया। फिर आपको याद होगा, आपको एक आदमी याद होंगे, आपको जिनको हम कहते हैं पट्टी श्री रामलू। ठीक है, जिनकी वजह से जो बेसिकली हंगर स्ट्राइक पे बैठ गए थे, और इनकी वजह से हमने सबसे पहला हमारा लिंग्विस्टिक के बेसिस पे अगर कोई स्टेट फॉर्म हुआ तो वो था आंध्र प्रदेश। फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट जो फॉर्म हुआ जिनकी वजह से, वो था हमारा आंध्र प्रदेश। और इसके बाद भाषा के आधार पे हमने स्टार्ट कर दिया स्टेट का फॉर्मेशन, तो आंध्रा बना। उसके बाद 1 नवंबर 1956 को स्टेट फॉर्मेशन एक्ट जो है, उसमें स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में हमने केरला को बनाया, और केरला का जो कि लोकल नेम केरलम था। और केरला, जैसे आपको पता है कि जब हम स्टेट लिस्ट में हमारी जो हमारी लैंग्वेजेस हैं, 22nd लैंग्वेज जो हैं, उसमें हमने हमारी जो भाषा है केरलम, उसको भी रखा, बेसिकली मलयाली को रखा हुआ है। और हमने अपने डॉक्यूमेंटेशंस में जो नाम रखा केरला का, वो केरला ही रखा। ठीक है, लोकल नेम अभी भी केरलम है। तो ये इसका बैकग्राउंड है कि किस तरीके से इसके बारे में हमें पता चला कि लैंग्वेज के बेसिस पे, लिंग्विस्टिक बेसिस पे ये फाइनली फॉर्म हुआ। ठीक है, अब बात करते हैं कि केरला से केरलम क्यों किया जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है कि हमने न्यूज़ पढ़ लिया, हमने ये भी जान लिया कि बैकग्राउंड क्या है। जब बैकग्राउंड अगर आप देख रहे थे तो आपने देखा कि इनिशियली भी जब 1 नवंबर 1956 को जब ये फॉर्म हो रहे थे, स्टेट्स फॉर्म हो रहे थे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू,
तब इनका लिंग्विस्टिक बेसिस था, ठीक है, भाषा के आधार पे इनका फॉर्मेशन हो रहा था। और यहाँ पे जितने भी मलयाली बोलने वाले लोग थे उनको एक जगह जो है केरला में सेटल होना पड़ा, ठीक है। तो ये इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड था। अब इसका नाम जो है केरलम रखने के पीछे तीन सबसे बड़े मेन मुद्दे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई चीज़ है वो 3 पॉइंट्स हैं। पहला है एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन से क्या होता है, फिर दूसरा पॉलिटिकल, पॉलिटिकल का क्या रेफरेंस है, और तीसरा हो गया कि भाषा और कल्चर, ठीक है, इनका जो खुद की लैंग्वेज है, खुद की जो कल्चर है उसके बेसिस पे। तो पहले एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं। अलाइन द स्टेट्स ऑफिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल नेम डायरेक्टली विद द नेटिव मलयालम यूजेस। इसके अलावा ये स्टेब्लिश करेगा यूनिफॉर्मिटी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, यूनिफॉर्मिटी, क्योंकि अगर आप अभी देख रहे हो कि 3 लैंग्वेज वाला जो कॉन्सेप्ट आ रहा है उसको भी ये लोग डिनाई करते हैं, क्योंकि इनको डर है कि कहीं ना कहीं इनकी जो खुद की लैंग्वेज है उसको डिस्कार्ड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी, डॉक्यूमेंटेशन, लेजिस्लेशन, इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स में भी क्या होगा, एक तरीके से यूनिफिकेशन हो जाएगा, क्योंकि लोकल लेवल पे तो ये लोग केरलम ही कहते हैं। अब हम उसको और क्या कर रहे हैं, नेशनल लेवल पे एंड ग्लोबल लेवल पे उसको हम बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो पॉलिटिकली तो वही है कि पॉलिटिकली यहाँ के खुद के लोग ये चाहते थे, क्योंकि ये जो बिल है सबसे पहले मैंने बताया कि 2024 को यहीं की असेंबली से आया, ठीक है, यानी केरला की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसने ये बिल खुद लिया है। तो इसका मतलब यहाँ के लोग भी यही चाहते हैं। तो उनके रीजनल एस्पिरेशन को पूरा करने के लिए और एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को सेटअप करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो जैसी जनता चाहती है आपको वैसे ही करना पड़ेगा। इफ़ यू वांट टू रूल, इफ़ यू वांट टू सक्सीड इन पॉलिटिकल करियर, तो आपको जैसे लोग चाहते हैं ना, जैसे वहाँ के लोग चाहते हैं आपको वैसे करना पड़ेगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू पीपल आपको चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो बेसिकली रीजनल एस्पिरेशन को आपको फुलफिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल। ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये 1956 में ही सबसे पहले जब बनाया गया था इवन, तब भी इसका आधार, इसका बेस क्या था, इसका फाउंडेशन था इसका लैंग्वेज, ठीक है, इनकी लैंग्वेज तब भी इनका मेन फाउंडेशन था। तो उसी बेसिस पे ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखो अगर मेंस में यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो आपको करना क्या है, तो ये आपके कोड ड्राइवर्स, जैसे मैंने हेडिंग दिया है तो आप इसको फैक्टर्स भी डाल सकते हो, ठीक है, आप लिख सकते हो कि फैक्टर्स क्या क्या हैं जो केरलम को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, केरलम को सपोर्ट करते हैं, यानी केरलम नाम को सपोर्ट करने वाले फैक्टर्स क्या हैं। तो आप इस तरीके से 3 पॉइंट्स लिख के उनके नीचे सब हेडिंग्स बना सकते हो। अब बात करते हैं, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। यहाँ पे देखो आपको शेड्यूल 1 पता है, शेड्यूल 1 जब आप पॉलिटी पढ़ते हो तो शेड्यूल 1 क्या कहता है, स्टेट्स एंड यूटीज एंड इनके नेम और इनका टेरिटोरियल एरिया, इसके बारे में बात करता है, यानी कि स्टेट और यूटीज के नाम और उनका टेरिटोरियल एरिया, इसके बारे में बात करता है शेड्यूल 1। अब आप मुझे बताओ कि शेड्यूल 1 में ऑलरेडी हमने क्या लिखा हुआ है, इसको ऑलरेडी हमने केरला लिखा हुआ है, तो क्या अब हमें चेंज नहीं करना पड़ेगा? ऑब्वियस ही बात है कि ये सबसे पहले तो शेड्यूल 1 में चेंज आएगा, ठीक है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि शेड्यूल 1 में चेंज होगा तो क्या ये हमारे जो आर्टिकल 368 हम पढ़ते हैं, जहाँ पे हम अमेंडमेंट्स की बात करते हैं, जहाँ पे हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की बात करते हैं, ठीक है, तो इस अमेंडमेंट में क्या चेंज आएगा? तो सबसे बड़ी बात है कि नहीं। आपको सबसे पहले याद रखना है कि ये जो चेंज है, ये जो अमेंडमेंट है, दैट इज नॉट द पार्ट ऑफ आर्टिकल 368 का पार्ट नहीं होगा, क्योंकि ये जो है ना सिंपल अमेंडमेंट कहते हैं इसको, ठीक है, सिंपल प्रोसीजर से आने वाला अमेंडमेंट है, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया जाता। बाकी के जो आप 2 पढ़ते हो ना, स्पेशल मेजॉरिटी वाला और एक स्पेशल मेजॉरिटी विद स्टेट का पार्टिसिपेशन, मोर देन हाफ स्टेट का पार्टिसिपेशन, वो 2 में जब हम कोई अमेंडमेंट करते हैं तो वो आर्टिकल 368 में चेंज करना पड़ता है। अब बात करते हैं कि आर्टिकल 3 कहता क्या है। आर्टिकल 3 में सबसे पहले तो पार्लियामेंट की पावर दे रखी है कि पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी स्टेट का नाम बदल सकती है, उसकी बाउंड्रीज बदल सकती है और उसके अंदर जो एरिया है उसको डिमिनिश कर सकती है, इंक्रीज कर सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे बढ़िया एग्जांपल इसका है आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। आपको पता होगा कि तेलंगाना पहले किसका पार्ट था? आंध्र प्रदेश का पार्ट था, उसको चेंज करके बाइफर्केट किया गया। इसके अलावा
उत्तर प्रदेश में पहले उत्तराखंड आता था, बट हमने उसको भी बाइफरकेट किया। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो बताते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है अंडर आर्टिकल 3, जहां पे पार्लियामेंट की पावर ये है कि पार्लियामेंट लॉ के थ्रू किसी भी नए स्टेट को फॉर्म कर सकती है जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड स्टेट है, उनके एरिया को, उनकी बाउंड्रीज को, उनके नेम्स को ऑल्टर कर सकती है। प्लीज रिमेंबर आर्टिकल 3, ठीक है। आर्टिकल 3 में जो चेंज होगा दैट विल बी नॉट द पार्ट ऑफ आर्टिकल 368, दैट मीन्स दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि हम आर्टिकल 368 में कोई चेंज नहीं करेंगे, बट चेंज कहाँ होगा, शेड्यूल 1 में। कैसे होगा, केरल से केरलाम हो जाएगा, ठीक है, ये एक चेंज होगा। आर्टिकल 3 के थ्रू हमें पार्लियामेंट को ये पावर दे दी। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपके दिमाग में रेज हो रहा होगा, क्या यहाँ पे स्टेट असेंबलीज का मतलब हाँ करना या उनकी रजामंदी होना या उनकी परमिशन होना कंपलसरी है? नहीं, ठीक है। पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो स्टेट को पूछे, नहीं तो ना पूछे। अगर स्टेट ने इस बिल पे हामी नहीं भरी या इसको पास नहीं किया या इस पे कोई जो है एक्शन नहीं लिया, तब भी पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि पार्लियामेंट इस तरीके से कोई भी चेंज ला सकती है। प्लीज रिमेंबर, ओके। सो नेक्स्ट, प्रेसिडेंशियल रिकमेंडेशन बहुत कंपलसरी है। जब भी हम सिंपल मेजॉरिटी वाले अमेंडमेंट्स की बात करते हैं तो वहाँ पे प्रायर प्रेसिडेंशियल परमिशन ज़रूरी होती है, क्योंकि ऐसे जो भी रीनेम वाली चीज़ें हैं, आप याद रखिएगा कि पार्लियामेंट में आने से पहले प्रेसिडेंट की उस पर परमिशन चाहिए होती है, ठीक है। इसका प्रोसीजर बड़ा सिंपल है। अगर हम इसके प्रोसीजर की बात करें तो होता क्या है कि देखो, मान लीजिए स्टेट असेंबली ने पास किया, स्टेट असेंबली यहाँ पे प्रपोजल लेके आती है, ठीक है, और यहाँ की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो उसकी स्ट्रेंथ है, वहां से वो पास हो जाता है। उसके बाद प्रेसिडेंट के पास इसको पावर है परमिशन देने की। प्रेसिडेंट ने अगर इस पर परमिशन दे दी तो वेल एंड गुड, नहीं दी तो कोई मतलब ही नहीं है। उसके बाद ये पार्लियामेंट में जाता है। पार्लियामेंट में जैसे कि हमें पता है दोनों हाउस में क्या होता है, डिस्कशन होता है, दोनों हाउस इसे पास करते हैं, ठीक है, बोथ हाउस। उसके बाद ये जाता है वापस से प्रेसिडेंट के पास, ठीक है, वापस से प्रेसिडेंट के एसेंट के लिए जाता है, ओके। अब अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊं कि ये वाला पार्ट अगर खत्म भी कर दिया जाए तो ये कंपल्सेशन नहीं है, ओके। हम बात कर रहे थे कि अगर यहाँ पे स्टेट असेंबली अपना प्रपोजल नहीं भी लेके आती है तो ये प्रपोजल डायरेक्टली पार्लियामेंट से भी आ सकता है। बस क्या चाहिए उसको, प्रेसिडेंट का प्रायर परमिशन। याद रखेंगे, प्रेसिडेंट का प्रायर परमिशन चाहिए, ठीक है, इतना आपको याद रखना है बस, इससे ज्यादा और कोई प्रोसेस इसमें है नहीं। दूसरा है असेंबली का रेफरेंस जो है वो कंपलसरी नहीं है, ठीक है, बाइंडिंग नहीं है, देना है दे सकती है, नहीं देना तो भी पार्लियामेंट उस पर आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं फर्स्ट शेड्यूल एंड लेजिस्लेटिव प्रोसेस क्या होगा। देखो, अमेंडमेंट फर्स्ट शेड्यूल में क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि केरल से केरलाम हो जाएगा, और आर्टिकल 4(1) आप 3 के बाद आर्टिकल 4 जब पढ़ते हैं उसमें कहा गया है कि जो लॉज है अंडर आर्टिकल 3 कैन मेक नेसेसरी कॉन्सिक्वेंशियल चेंजेस इन द फर्स्ट शेड्यूल, ठीक है, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ द अमेंडमेंट। ये बात आप एकदम समझ लीजिए इसको, ठीक है। उसके बाद सिंपल मेजॉरिटी से ही काम चलता है, और सिंपल मेजॉरिटी से जितने भी अमेंडमेंट्स होते हैं वो आर्टिकल 368 का पार्ट नहीं होते। इसका मतलब हमें कोई बहुत मेजर चेंज नहीं करना है, वी जस्ट चेंज द नेम, एंड वो जो नेम है वो कहाँ पे भी चेंज होगा, जो हमारा फर्स्ट शेड्यूल है उसमें होगा। लेजिस्लेटिव प्रोसेस मैंने आपको पूरी बताई दी कि होता कैसे है, किस तरीके से होता है, और याद रखिएगा सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है, दोनों हाउस से, ये जो दोनों हाउस है इनकी सिंपल मेजॉरिटी चाहिए हमें, ठीक है, ओके। आगे चलते हैं, यहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी या रेटिफिकेशन जैसा कुछ है ही नहीं। ऑब्वियस ही बात है कि कोई चीज अगर हो रही है तो उसके कंसर्न्स भी होते हैं। कोई चीज़ अगर हो रही है, ऑब्वियस ही बात है कि जैसे मैंने कहा कि स्टेट बाइंडिंग नहीं है, मतलब स्टेट का जो रिकमेंडेशन है वो बाइंडिंग नहीं है। स्टेट चाहे तो दे सकता है, नहीं चाहे तो भी पार्लियामेंट अपने मन का कर सकता है। तो यहाँ से एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रेज होता है, ऐसे तो अपने फायदे के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे चाहे वैसे यूज कर सकती है, ये कुछ कंसर्न्स हैं। और दूसरा है कि एक
बेसिकली क्या होता है, पॉलिटिसाइजेशन एक शब्द होता है जिसमें क्या होता है कि अपनी एक तरीके से अपनी जो लोगों के बीच में अच्छे से खुद को फेमस करने के लिए आप क्या कर रहे हो, लोगों को, रीजनल लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। क्योंकि अब जैसे केरला में मान लीजिए इनकी पार्टी नहीं है, तो ये क्या कर रहे हैं, नाम चेंज कर दिया, लोग खुश हो जाएंगे तो इनको वोट देंगे, तो ऐसा भी एक कंसर्न है, इट्स जस्ट अ कंसर्न। ओके, सो कंसर्न्स की बात करें तो पहला, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बहुत लगने वाला है, क्योंकि देखो अभी तक हर जगह नाम क्या था, केरला केरला केरला, अब क्या हो जाएगा, केरलाम। तो डॉक्यूमेंटेशन चेंज करने पड़ेंगे। आप सोचो कि छोटा सा पीडीएफ चेंज करने में कितना समय लग जाता है, तो ये तो बल्कि पूरे के पूरे सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, डेटाबेस, ऑफिशियल स्टेशनरी, सिंगेज, लीगल रिकॉर्ड्स, मैप्स, डिजिटल पोर्टल, ये सब चेंज करना पड़ेगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, बहुत खर्चा आने वाला है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट बढ़ जाएगी। ट्रांजिशनल एम्बिगिटी है, एम्बिगिटी मतलब केरला एंड केरलम। अब इंटरनेशनल लेवल पे जो उनके आर्काइव्स हैं और जो लिटरेचर है, क्योंकि देखो केरला ऑलरेडी बहुत रिच कंट्री है, स्टेट है, कल्चर के हिसाब से बात करें तो बहुत रिच स्टेट है। यहाँ पे इतने बेसिकली हम संगम एरा की जब हम बात करते हैं तो इतने सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, इनका कल्चर इतना मैसिव है कि वो सब चेंज करने में, इनके लिटरेचर को चेंज करने में बेसिकली क्या होगा, एक एम्बिगिटी रहेगी। दूसरा है फाइनेंशियल बर्डन, ऑफकोर्स ही बात है, लॉजिस्टिक, रीब्रांडिंग, इंस्टीट्यूशनल एसेट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्लीट्स, और इस सारी चीज़ों में बहुत पैसा खर्च होने वाला है। और आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिटिक्स, जिसकी मैंने शुरुआत में बात की थी कि ये जो नेम चेंज हुआ है वो पॉलिटिकल सिंबोलिज्म रेदर देन एडमिनिस्ट्रेटिव यूटिलिटी, ऐसा लोगों का मानना है, ऐसा अपोजिशन का कहना है कि ये क्या है, अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश की जा रही है। इस तरीके से सिचुएशन है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब एक वे फॉरवर्ड क्या होना चाहिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि जब भी हमें क्रिटिकली इवैल्यूएट करना है या सिंपली इवैल्यूएट करना है, अगर आपको एक वे फॉरवर्ड लिखना है तो आप ये वाला वे फॉरवर्ड अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। पहला तो ये है कि लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी जो है, जो हमारा मेन एम है, जिसके बेसिस पे ये नाम बदला गया है, नाम बदलने का सिंपल रीज़न है लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी। क्योंकि केरला में सबसे ज़्यादा ऑलरेडी जो लोग रहते हैं वो मलयालम बोलते हैं, और मलयालम में अगर नाम देखें लोकल लेवल पे तो वो केरलाम है। तो क्या किया सरकार ने, सिंपल पार्लियामेंट ने क्या किया, सिंपल उस लोकल नेम को ही जो है अभी उसको इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, बस इतना, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। बट कहीं ना कहीं इससे कंसर्न्स बहुत सारे रेज होते हैं। जब कंसर्न हो रहे हैं तो सबसे बेटर चीज़ ये है कि हमें रिस्पेक्ट करना है लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी को, ऑनर genuine regional and cultural aspirations while adhering strictly to constitutional safeguard. कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को स्ट्रॉन्ग करना है, सिस्टमैटिक इम्प्लीमेंटेशन करना है चीज़ों का, जिससे कि किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न, कोई एम्बिगिटी, कोई प्रॉब्लम ना रहे। और जो हमने इससे पहले पढ़ा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा है वो भी कॉस्ट कम से कम मिनिमाइज की जा सके। और ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया बड़ा सिंपल होना चाहिए, क्योंकि आप जो नाम चेंज कर रहे हो आप हिस्टोरिकल बेसिस पे कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपको भूलना नहीं है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और लेके चलते हैं हम कि क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखो आपसे सीधे ये तो पूछेगा नहीं कि केरला का नाम क्या हो गया है, ऑब्वियस सी बात है कि नहीं, बट आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि जब स्टेट को रीनेम किया जाता है, देखो क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कहाँ से बनते हैं, यहीं से बनते हैं। अब ये टॉपिक जो है चर्चा में है तो ऑब्वियस ही बात है कि आर्टिकल 3 आपसे पूछ लिया जाएगा या आर्टिकल 368 पूछ लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रैप्स हैं, ठीक है। यहाँ पे काफ़ी सारे ट्रैप्स, जैसे कि पहला है, क्या स्टेट को अपना प्रपोजल देना या स्टेट के पास से प्रपोजल आना कंपलसरी है, पहला ट्रैप। दूसरा ट्रैप है कि प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन चाहिए या नहीं चाहिए। तीसरा ट्रैप, क्या ये आर्टिकल 368 का पार्ट होगा। चौथा ट्रैप, क्या इसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज करना पड़ेगा बड़ा, नहीं। तो ये कुछ ट्रैप्स आपको समझने पड़ेंगे। क्या यहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी लगेगी, जैसे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा स्टेट का है तो ऑब्वियस ही बात है कि स्टेट का जो है रोल होना चाहिए, तो स्पेशल मेजॉरिटी होनी चाहिए या स्टेट का जो है रेटिफिकेशन होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। यू शुड अंडरस्टैंड द ट्रैप्स। वो ट्रैप्स क्या है वो इस क्वेश्चन में मैंने लिए हुए हैं। पहला कह रहा है कि भारत में किसी राज्य का नाम बदलने के संबंध में कौन सी चीजें हैं वो आपको बतानी है। अ बिल फॉर ऑल्ट्रेशन ऑफ नेम ऑफ स्टेट कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट ओनली ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। यही चीज मैं आपको कह रही हूँ, यही तो ट्रैप है। अगर वो ये कहता कि पार्लियामेंट में आ सकता है बिल जिसके लिए प्रेसिडेंट की कोई परमिशन नहीं चाहिए, ये आपका ट्रैप हो सकता है। तो ये पहला स्टेटमेंट सही है, क्यों? क्योंकि अगर आ रहा है ये बिल और पार्लियामेंट को अगर ये नाम चेंज करना है
तो पार्लियामेंट को प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसा क्यों किया गया? ऑब्वियस ही बात है कि सरकार फिर तो पार्लियामेंट जिसका चाहे, जिस स्टेट का चाहे वैसा नाम चेंज कर सकती है, बट हमने एक चेक्स एंड बैलेंस के लिए एक बॉडी बनाई है। वो कौन है? हमारे प्रेसिडेंट। वो क्या करेंगे, देखेंगे इसको। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर मस्ट गिव इट्स कंसेंट बिफोर पार्लियामेंट कैन पास सच बिल। द कंसर्न स्टेट लेजिस्लेचर मस्ट गिव, क्या ये कंपलसरी है? क्या ये इसको कंसर्न स्टेट को अपना जो है कंसेंट देना कंपलसरी है? यही तो ट्रैप है। नहीं, कोई जरूरत नहीं है उसको, ठीक है। A law made under Article 3 for alteration of name of state can make consequential changes in first schedule. Consequential changes मतलब जितना रिक्वायर्ड है उतना चेंजेस करना पड़ेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। Such a law require a special majority under Article 368. मतलब इस तरीके के जो नियम बन रहे हैं, इस तरीके का जो कानून बनता है, उसमें मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए। यही तो मैं बात कर रही थी आपसे कि इस तरीके का कुछ नहीं चाहिए होता। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जहाँ पे हमने डिस्कस किया कि देखो, हमारे लिए कोई भी न्यूज़ में सिर्फ वो न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट उसके न्यूज़ के पीछे क्या है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस जो हो रहे हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 3 हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और ट्रैप्स समझना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि हमने कोशिश की कि आपको समझ में आ जाए। तो ये था आज का हमारा सेशन, और अगर आपको सेशन पसंद आया है, लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। थैंक यू सो मच।